नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको भू संचलन के भाग द्वितीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने भू संचलन के भाग प्रथम के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के संचलन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं वलन के प्रकार के बारे में। तो पहला जो वलन का प्रकार होता है वो कहलाता है सम्मित वलन। तो सम्मित वलन में क्या होता है, जब वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होता है तो ऐसा वलन जो होता है वो सम्मित वलन कहलाता है। दूसरे प्रकार का वलन है असम्मित वलन, जब वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव जो होता है वो असमान होता है और इसमें एक भुजा जो होती है वो साधारण झुकाव वाली और उसका ढाल क्रमशः, और जबकि दूसरी भुजा छोटी और उसका झुकाव अधिक होता है, तो इस प्रकार का वलन कहलाता है असम्मित वलन। तीसरे प्रकार का वलन है एक दिग्नत वलन, जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण और ढाल क्रमशः होता है और दूसरी भुजा का झुकाव समकोण बनाते हुए होता है तथा ढाल एकदम खड़ा होता है, तो उसे एक नति या एक दिग्नत वलन कहते हैं। और जो एक दिग्नत वलन होता है उसके निर्माण में लंबवत संचलन का हाथ होता है। तो लंबवत संचलन के कारण ही एक दिग्नत वलन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है समनत वलन। दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन के कारण, यदि समान संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं जो होती है वो समान रूप से यदि झुक जाए और एक दूसरे के इतनी समीप आ जाएं कि दोनों भुजाएं जो है समानांतर भुजा लगे, तो ऐसे वलन को कहते हैं समनत वलन। नंबर 5 है परिवलित वलन। जब क्षैतिज संचलन इतना तीव्र हो जाता है कि संपीड़न और अधिक बढ़ जाए और वलन इतना अधिक हो जाए कि दोनों भुजाएं जो है परस्पर समानांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में आ जाती हैं, तो ऐसा वलन कहलाता है परिवलित वलन या शान वलन। और उसके बाद में है प्रतिवलन। तो पहले समनत वलन बनेगा, उसके बाद में परिवलित वलन बनेगा, फिर प्रतिवलन बनेगा। और यदि इसके बाद भी संपीड़न जारी रहे तो उसमें क्या होती है, वलन की एक भुजा जो होती है दूसरी भुजा पर उलट जाती है, उसको कहते हैं प्रतिवलन। इस प्रकार के वलन की भुजाएं जो होती हैं वो क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं। यहाँ इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं वलन के प्रकार को दिखाया गया है। ये सम्मित वलन, ये असम्मित वलन, ये ओवरफोल्ड वलन और ये शान वलन के बारे में दर्शाया गया है फोटो के माध्यम से। यहाँ इस स्लाइड पर भी विभिन्न प्रकार के वलन के प्रकार को दिखाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं अवनमन वलन के बारे में। जब किसी वलन की अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर न होकर उसके साथ में कोण बनाती है, तो इस प्रकार के वलन को अवनमन वलन कहा जाता है। और जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, अर्थात भुजाओं के बीच का जो कोण होता है अधिक कोण होता है, तो खुला वलन कहलाता है। और बंद वलन में जब दोनों भुजाओं के बीच का कोण न्यून होता है तो उस प्रकार के वलन को बंद वलन कहा जाता है। और इसका निर्माण जो होता है अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। तो खुला वलन में तो जो एंगल होगा वो बीच का एंगल अधिक होगा, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। और बंद वलन में जो कोण होता है वो एकदम न्यून कोण होता है। यहाँ हम देख रहे हैं न्यून कोण को यानी बंद वलन को दर्शाया गया है और अधिक कोण को यानी खुला वलन को दर्शाया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं जो कोण है वो बहुत ही कम है, इसलिए इसको बंद वलन कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल बना हुआ है वो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है, इसलिए इसको खुला वलन कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ग्रीवाखंड या नापे के बारे में। ग्रीवाखंड या नापे तीव्र क्षैतिज संचलन और संपीड़न का जो होते हैं परिचायक होते हैं। परिवलन मोड़ों में दोनों भुजाएं जो होती है वो पहले समानांतर तथा क्षैतिज होती है, और जब
संपीड़न और अधिक होता है तो एक खंड खिसक करके दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है और इस क्रिया को कहते हैं उत्क्रम। और जिस तल के सहारे उत्क्रम यानी चढ़ने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं उत्क्रम तल। और उत्क्रम के कारण ऊपर उठे हुए भाग को कहते हैं बाह्य उत्क्रम वलन कहते हैं। तो ये ग्रीवाखंड या नापे बनने की क्रिया होती है कि पहले परिवलन मोड़ों में समानांतर और अधिक क्षैतिज मतलब जो मुड़ाव की क्रिया होती है वो अधिक होने के कारण एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है और उसके बाद में जब संपीड़न और अधिक तीव्र हो जाता है वो वलन की भुजा वहां से इतनी अधिक मुड़ जाती है कि वो वलन के अक्ष पर से टूट जाती है और जो नीचे की परतें होती हैं वो ऊपर की ओर आ जाती है। इस तरह जो वलन की संरचना होती है वो उल्टी हो जाती है और क्षैतिज संचलन और संपीड़न के जारी रहने पर वलन की टूटी हुई भुजा जो होती है अपने स्थल से कई किलोमीटर दूर जाकर के किसी और दूसरी चट्टान पर चढ़ जाती है। तो इस तरह की जो संरचना होती है उसमें क्या होती है, एक साम्यता नहीं हो पाती है और जब एक वलन की भुजा इस तरह की दशाओं में टूट करके दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसको कहते हैं ग्रीवाखंड या नेपे। आल्प्स प्रदेश में एक ग्रीवाखंड के ऊपर दूसरे ग्रीवाखंड का आरोपण हो जाने से संरचना जो होती है वो और जटिल हो जाती है और स्थिति के अनुसार सबसे नीचे हेल्वेटिक ग्रीवाखंड का विस्तार होता है, इसके बाद में पिनाइन ग्रीवाखंड, ऑस्ट्राइड ग्रीवाखंड और डिनाराइट ग्रीवाखंड मिलते हैं। तो ये बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि जो स्थिति के अनुसार से ग्रीवाखंड की जो स्थिति है वो किस तरह से पाई जाती है। हिमालय पर्वत के कुछ ग्रीवाखंडों के उदाहरण मिले हैं जैसे कश्मीर में वाडिया, शिमला क्षेत्र में पिलग्रिम, गढ़वाल में आदिन महोदय तथा कुमायूं हिमालय में हिम तथा गैसर महोदय ने ग्रीवाखंडों का अध्ययन जो है वो विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है। और जब अपनति या वलन का एक भाग टूट करके पास के ही दूसरे स्थान पर चढ़ जाता है यानी स्व स्थान पर ही चढ़ जाता है तो ऐसे ग्रीवाखंड जो कहलाते हैं वो ऑटोक्योनस ग्रीवाखंड कहलाते हैं। ये भी ऑटोक्योनस ग्रीवाखंड या स्व स्थानिक ग्रीवाखंड किसे कहते हैं, ऐसा भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ ग्रीवाखंड या नापे को दर्शाया गया है फोटो के माध्यम से या चित्र के माध्यम से। यहाँ इस तरह से ये यहाँ से टूट करके दूसरी चट्टान पर चढ़ा है और ये इस तरह से ये ग्रीवाखंड को यहाँ पर फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ इस स्लाइड में भी ग्रीवाखंड को दिखलाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं भूपटल विभंग या क्रिस्टल फ्रैक्चर के बारे में। भूपटल में पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा एक तल के सहारे चट्टानों का जो स्थानांतरण होता है उसको कहते हैं भूपटल विभंग। भूपटल विभंग जो होता है अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न जो क्षैतिज संचलन होता है उसके कारण उत्पन्न होने वाले तनाव या संपीड़न के कारण ही होता है। तो जो क्षैतिज संचलन होता है उसके कारण जो तनाव और संपीड़न होता है उसके कारण ही भूपटल विभंग या क्रिस्टल फ्रैक्चर होता है। जब तनाव की शक्ति सामान्य होती है तो भूपटल में केवल चटकने ही पड़ती है। तो जब यदि तनाव की शक्ति सामान्य होगी तो जो भूपटल होता है उसमें सिर्फ क्रैक्स ही पड़ती है और यदि शक्ति कुछ और अधिक प्रबल हो जाती है तो चट्टानों के स्तरों में स्थानांतरण हो जाने से फ्रैक्चर पड़ने लगते हैं और उससे भी अधिक तनाव मूलक संचलन अधिक तीव्र हो जाए तो चट्टानों का जो स्थानांतरण है वो बड़े पैमाने पर होने लगता है तो उसे भ्रंश कहा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तनाव की शक्ति यदि सामान्य है तो सिर्फ चटकने या क्रैक्स पड़ेंगी, और अधिक होने पर फ्रैक्चर पड़ेंगी और उससे भी और अधिक होने पर भ्रंश का निर्माण पड़ता है या भ्रंश का निर्माण होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं भ्रंश के बारे में कि जब तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण भूपटल में एक तल के सहारे यदि चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो जो उत्पन्न संरचना होती है उसको भ्रंश कहते हैं। तो यानी क्या होता है, चट्टानों का एक तल के सहारे स्थानांतरण होना आवश्यक है तभी भ्रंश का निर्माण होता है। जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टानों में या खंडों में स्थानांतरण होता है उस तल को विभंग तल या
भ्रंश तल कहते हैं। तो जिस तल के सहारे स्थानांतरण होगा वही कहलाएगा विभंग तल या भ्रंश तल। अब विभंग तल या भ्रंश तल की बात करें तो विभंग तल वह सतह होती है जिसके सहारे संचलन होने से चट्टानों का स्थानांतरण होता है, और ये जो होता है वो लंबवत, क्षैतिज, झुका हुआ या वक्राकार किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो विभंग तल या भ्रंश तल जो होता है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है और इसी तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है। अब हम बात करें भ्रंश नति के बारे में, तो भ्रंश या क्षैतिज तल के बीच के कोण को विभंग तल की नति कहते हैं। यदि उत्क्षेपित खंड की बात करें तो इसे ऊर्ध्व पार्श्व भी कहा जाता है, और भ्रंश तल के दूसरी ओर खंड की अपेक्षा जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, यानी भ्रंश के कारण जो भाग ऊपर उठ जाता है उसको कहते हैं उत्क्षेपित खंड, और जो भाग नीचे की तरफ धंसा रहता है उसको कहते हैं अधक्षेपित खंड। इससे अवपात पार्श्व भी कहा जाता है। शीर्ष भित्ति की बात करें तो भ्रंश की ऊपरी दीवार को शीर्ष भित्ति या ऊपरी भित्ति कहते हैं, और भ्रंश की निचली दीवार को कहा जाता है पाद भित्ति। और भ्रंश के कारण स्थलीय सतह पर जो निर्मित खड़ा ढाल वाले जो किनारे के भाग होते हैं उसको कहा जाता है भ्रंश कगार। तो इस तरह से ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। भ्रंश तल किसको कहते हैं? भ्रंश नति, उत्क्षेपित खंड, अधक्षेपित खंड, शीर्ष भित्ति, पाद भित्ति और भ्रंश कगार, जिसके बारे में यदि हम भ्रंश की संरचना देखें तो हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं भ्रंश को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। ये भ्रंश तल को दिखाया गया है, ये हैंगिंग वॉल, ये फुटवॉल को दर्शाया गया है। यहाँ इस चित्र में भी भ्रंश को दर्शाया गया है कि किस तरह से भ्रंश जो है वो पड़ते हैं और कौन सा भाग ऊपर उठा हुआ है और कौन सा भाग नीचे धंसा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं भ्रंश के प्रकार के बारे में। पहला प्रकार होता है सामान्य भ्रंश। चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड जब विपरीत दिशाओं में खिसक जाते हैं तो ऐसे भ्रंश को कहते हैं सामान्य भ्रंश। तो सामान्य भ्रंश के लिए आवश्यक है कि जब जो दरार पड़ेगी उसके कारण जो दोनों खंड है वो विपरीत दिशाओं में खिसकने चाहिए। और व्युत्क्रम भ्रंश में क्या होती है कि दरार पड़ने से जो चट्टानों के दोनों भाग है वो आमने सामने खिसकते हैं। तो इस तरह से जो भ्रंश निर्मित होता है उसको व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। और व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण मुख्य रूप से क्षैतिज संचलन के द्वारा उत्पन्न संपीड़न द्वारा ही होता है, अतः इसे संपीड़न भ्रंश भी कहा जाता है। जब संपीड़न अधिक होता है तो भ्रंश का एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है। इस तरह के भ्रंश को अधिक्षिप्त भ्रंश या भी कहते हैं। तो भ्रंश, सामान्य भ्रंश की बात करें तो सामान्य भ्रंश में क्या होगा कि दोनों खंड विपरीत दिशा में खिसकेंगे और व्युत्क्रम भ्रंश में एक दूसरे के आमने सामने खिसकते हैं। यहाँ ये सामान्य भ्रंश को दिखाया गया है और ये व्युत्क्रम भ्रंश को दिखाया गया है। ये पार्श्वी भ्रंश है कि किस तरह से पार्श्व से जो भाग हैं वो खिसक रहे हैं। पार्श्वी या नतिलंबी सर्पण भ्रंश, इसमें क्षैतिज दिशा में संचलन होने से जब भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति होती है तो इसे पार्श्वीय भ्रंश कहते हैं। तो पार्श्व से होने वाला जो भ्रंश है वो पार्श्वीय भ्रंश कहलाता है। जब शैल खंड का संचलन भ्रंश तल के बाईं ओर होता है तो वो वाम पार्श्ववर्ती या सिनिस्ट्रल भ्रंश कहते हैं, यानी बाईं तरफ होएगा तो सिनिस्ट्रल भ्रंश कहलाएगा। और जब दाईं ओर होता है तो दक्षिण पार्श्ववर्ती भ्रंश या डेक्स्ट्रल भ्रंश भी कहते हैं। तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है सिनिस्ट्रल भ्रंश और डेक्स्ट्रल भ्रंश के बारे में कि जो संचलन तल होता है वो किस ओर होता है। बाईं ओर होने पर सिनिस्ट्रल भ्रंश और दाईं ओर होने पर डेक्स्ट्रल भ्रंश कहलाता है। यदि सोपानी भ्रंश की बात की जाए तो जब किसी भूभाग में कई भ्रंशन का निर्माण इस तरह से हो जाए कि सारे जो भ्रंश तल हैं उनका ढाल जो है वो एक ही दिशा में हो
तो ऐसे जो भ्रंश होते हैं वो सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश कहलाते हैं और देखने में जो संरचना होती है वो सीढ़ी नुमा लगती है। और इस तरह के भ्रंश का जो निर्माण है उसके लिए आवश्यक है कि भ्रंश तल द्वारा अधक्षेपित खंड का अधोगमन जो होता है वो एक ही दिशा में हो। यहाँ भ्रंश के प्रकार को दिखाया गया है। ये सामान्य भ्रंश, ये व्युत्क्रम भ्रंश को दिखाया गया है, ये पार्श्वीय भ्रंश और ये तिर्यक भ्रंश को दिखाया गया, ऑब्लिक फोल्ड को दिखाया गया है। और यहाँ ये इस तरह से दिखाया गया है कि किस तरह से नॉर्मल फोल्ड बनता है और किस तरह से रिवर्स और किस तरह से ये जो पार्श्वीय भ्रंश का निर्माण होता है। अब हम बात कर रहे हैं भ्रंशन के द्वारा निर्मित स्थल रूप के बारे में। तो भ्रंशन द्वारा निर्मित स्थल रूपों में होस्ट, ग्राबेन तथा रिफ्ट घाटी जो होती है या भ्रंश घाटी जिसको हम कहते हैं वो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां होती है। भ्रंशन की क्रिया के द्वारा रिफ्ट घाटी या दरार घाटी जो होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थलाकृति होती है। किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह से पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे की ओर धंस जाए तो एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है जिसे रिफ्ट घाटी या ग्राबेन कहते हैं। तो जब कई किलोमीटर में दरारों का निर्माण इस तरह से हो जाए कि उनके बीच का भाग नीचे की ओर धंस जाए तो वो भाग कहलाता है रिफ्ट घाटी या ग्राबेन। ग्राबेन जर्मन भाषा का एक पारिभाषिक शब्द है जिससे एक घाटी या नाननुमा गड्ढे का बोध होता है। ग्राबेन तथा रिफ्ट घाटी में कोई अंतर नहीं होता है, अलग अलग भागों में इसको रिफ्ट घाटी या ग्राबेन के नाम से जाना जाता है। यदि हम बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ग्राबेन और जो रिफ्ट घाटी होती है उसमें अंतर यही होता है कि जो ग्राबेन होता है वो रिफ्ट घाटी से आकार में छोटा होता है और रिफ्ट घाटी बड़ी होती है। रिफ्ट घाटी का निर्माण उस समय भी होता है जब बीच का भाग तो स्थिर रहे और उसके आसपास वाले भाग जो हैं वो ऊपर की तरफ में उठ जाएं तो भी रिफ्ट घाटी का निर्माण हो सकता है। राइन नदी की रिफ्ट घाटी एक प्रमुख रिफ्ट घाटी या ग्राबेन है जो कि बेसिल तथा बिंजन नगरों के बीच 320 किलोमीटर की लंबाई में और 32 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। इसके एक और बासजेज तथा हॉर्ज पर्वत और दूसरी ओर ब्लैक फॉरेस्ट तथा ओल्डेनवॉल्ड पर्वतों का विस्तार है जो कि होस्ट या ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण उपस्थित करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं होस्ट और ग्राबेन के बारे में। ये दिखाया गया होस्ट और ग्राबेन को फोटो के माध्यम से कि ये किस तरह से बनते हैं। यहाँ भी अन्य किसी चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि ये होस्ट है और ये यानी ऊपर की तरफ उठा हुआ भाग होस्ट है और ये नीचे की तरफ धसा हुआ इस तरह से जो गड्ढेनुमा आकृति है वो ग्राबेन को दर्शा रही है। अब हम बात कर रहे हैं बहिर्जात बल के बारे में कि बहिर्जात बल ऐसे बल होते हैं जो पृथ्वी की बाहरी सतह पर काम करते हैं और अंतर्जात बल द्वारा जो विषमताएं उत्पन्न की जाती है उनको दूर करने का ये प्रयास करते हैं, इसलिए इन बलों को समतल स्थापक बल भी कहते हैं। बहिर्जात बलों का जो भूपटल पर प्रमुख कार्य होता है वो अनाच्छादन होता है, यानी अनाच्छादन के अंतर्गत जो अपक्षय और अपर्दन दोनों क्रियाओं को शामिल किया जाता है और चट्टानों का अपने ही स्थान पर जो टूटने फूटने की क्रिया है या उसको कहते हैं अपक्षय और वहां से उन पदार्थों का हटना कहलाता है अपर्दन। तो जो अपक्षय की क्रिया होती है उसमें विघटन और वियोजन दोनों को शामिल किया गया है। अपर्दन के अंतर्गत चट्टानों के टूटने फूटने तथा कटने से लेकर के उसके परिवहन को भी शामिल किया जाता है। परिहिमानी, नदी, हिमनदी, पवन, भूमिगत जल, सागरीय लहरें अपर्दन द्वारा चट्टानों को कुरेद कर उसे अपर्दित करती रहती हैं और जो अपर्दन से प्राप्त जो पदार्थ होता है उनको परिवहन करके उनका एक जगह पर निक्षेपण भी करती रहती है और इन क्रियाओं के दौरान विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण और विकास भी होता रहता है। संसार की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी वह है
जो कि जॉर्डन नदी की घाटी लाल सागर के बेसिन में होती हुई जैम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत पाई जाती है। और कुछ रिफ्ट घाटियों या ग्राबेन की गहराई तो जो होती है वो इतनी अधिक हो जाती है कि उसकी तली जो होती है वो सागर तली से भी नीचे चली जाती है। दक्षिणी कैलिफोर्निया की डेथ वैली की यदि बात की जाए तो वो एक प्रकार के ग्राबेन का उदाहरण ही है। और एशिया के मृत सागर का यदि बात की जाए तो वो भी एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, जिसकी तली जो है वो सागर तल से 866.93 मीटर नीचे की तरफ पाई जाती है। और जॉर्डन घाटी की सतह भी सागर तल से 433.3 मीटर नीचे पाई जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं रिफ्ट घाटी को दर्शाया गया है फोटो के माध्यम से कि ये बीच का जो भाग है दरारनुमा वो रिफ्ट घाटी है और यहाँ ये दरार को पड़ते हुए दिखाया गया है। संसार की सबसे गहरी ग्राबेन के उदाहरण महासागरों के डीप यानी जावा के पास सागर तली की सतह से 6.4 किलोमीटर नीचे होता है। और संसार के सबसे जो गहरा फिलिपाइन डीप है जो 10.47 किलोमीटर तक गहरा है, स्कॉटलैंड का मध्यवर्ती मैदान, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी आदि ये जो सभी है वो रिफ्ट घाटियों के उदाहरण है। और भारत में जो नर्मदा नदी की घाटी है उसको भी रिफ्ट घाटी का उदाहरण बताया जा सकता है। रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति के लिए दो प्रकार की जो परिकल्पनाएं हैं यानी रिफ्ट घाटी का निर्माण किस किस तरह से हो सकता है, उसमें नंबर 1 है तनाव मूलक परिकल्पना। तो रिफ्ट घाटी का निर्माण इस परिकल्पना के अनुसार तनाव के कारण होता है। और दूसरी ही परिकल्पना है संपीड़नात्मक परिकल्पना। तो संपीड़नात्मक परिकल्पना में संपीड़न की क्रिया के द्वारा रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भू संचलन से संबंधित 2 वीडियो बनाए गए हैं, तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए दोनों वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। अंत में पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।